अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अब्दुल्ला खान केमिस्ट्री। तो अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे वो था लॉन्गमेयर सरफेस केमिस्ट्री बीएस ऑनर फर्स्ट सेमेस्टर, लॉन्गमेयर्स डिसोसिएशन एंड लॉन्गमेयर्स नॉन डिसोसिएशन एडसॉर्प्शन आइसोटॉर्म्स। तो बेटा उसी टॉपिक का यानी कि उसी पैरामीटर का हाँ, आज लॉन्गमेयर आइसोथर्म की जो एप्लीकेशन है आज हम उसको स्टडी करेंगे। मतलब कि लॉन्गमेयर जो था लॉन्गमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ये हम अभी तक अपना एक टॉपिक जो थे उसको मद्देनजर रखते हुए हम स्टडी कर रहे थे, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसका हमने डिसोसिएटिव और नॉन डिसोसिएटिव दोनों पैरामीटर्स को हमने डिटेल में समझने की कोशिश की। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट है आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि जब भी इस प्रोसेस के मुताबिक एडसॉर्प्शन होगी तो आपके पास पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कि जो डेल्टा टी है आपके पास, डेल्टा टी वो 0 के बराबर होगा। तो क्या ऐसा होता है? आज हम उन तमाम पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। आपको तो ये पता है कि हमारे पास एक सॉलिड सतह है, ये मेरे पास सॉलिड सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर आके दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजॉर्ब होंगे और इस पे एडजॉर्ब होंगे, मतलब कि चीजों को अपनी सतह के ऊपर चिपकाएगा, एडजॉर्ब करेगा। तो इसको हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। और ये ऊपर जो गैस के और इस एडजॉर्बेंट की सतह के ऊपर लॉन्गमेयर के मुताबिक एक्टिव साइट्स होती हैं। ये आपको दिख रही है कि ये है इसकी एक्टिव साइट्स। मतलब कि ये पूरा सिस्टम जो है ये बिल्कुल आप जानते हैं कि एंजाइम के अंदर भी एक एक्टिव साइट होती है, जिस एक्टिव साइट के अंदर एक रिएक्टेंट आता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और आप जानते हैं कि एक्टिव साइट में जाने के लिए मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी होना जरूरी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ऊंचाई पे जाना है, मतलब कि आपने सीढ़ियों से ऊपर जाना है, ठीक है, तो आपको ऊपर जाने के लिए मिनिमम अमाउंट पे एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी आपको एक्टिवेट करे, जो नीचे से आपको ऊपर लेके जाए, चढ़ने में मदद दे, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसी तरह की एक्टिवेशन एनर्जी अगर मॉलिक्यूल के पास होगी तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट में जाएगा और एक्टिव साइट में जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे एनर्जी बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है और हीट का रिलेशन टेम्परेचर से डायरेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब कि ये जो आपके पास जो एयर के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, समझ आ गई, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एड्सॉर्ब होने के लिए आ रहे हैं इनको हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। तो जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स इस सॉलिड की सतह के ऊपर चिपकने के लिए एड्सॉर्ब होने के लिए आ रहे हैं इनको एड्सॉर्बेट कहते हैं जी। अब ये जो मॉलिक्यूल है, अब देखिए यहां पर एक्टिव साइट्स हैं, समझ आ गई, यहां पर क्या है, एक्टिव साइट्स हैं। तो ये जिस मॉलिक्यूल के पास मिनिमम अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी होगी, मतलब कि इस मॉलिक्यूल के पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो मान लेते हैं इसके बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो होती है 2 जूल, कि मतलब 2 जूल एनर्जी होगी, तो ये अब रेडी है इस एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां पर आया, ठीक है जी, और ये मॉलिक्यूल यहां पर एक्टिव साइट पे क्या हो गया, अटैच हो गया, मतलब कि एड्सॉर्ब हो गया, चिपक गया, ये एड्सॉर्ब हो गया, समझ आ गई। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इस सतह के साथ क्या हो गया, एड्सॉर्ब। मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने आप समझ आ गई एग्जांपल ले रहा हूं। ये जो मेरे पास सिस्टम है एड्सॉर्बेट का, इसको मैं कह लेता हूं ये नाइट्रोजन गैस है और एड्सॉर्बेंट मेरे पास है आयरन, लोहा। जब होता क्या है
जब आपके पास इस कंडीशन पे, जब आपके पास टेम्परेचर, जब आपके पास दर्जा हरारत मतलब कि 190 डिग्री हो, जब आपके पास दर्जा हरारत 190 डिग्री हो, तो यहां पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, और उस एक्टिवेशन एनर्जी को इस्तेमाल करके ये जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं ये इस आयरन की सतह के ऊपर एब्जॉर्ब होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब ये दोनों सरफेसेस आपस में मिलेंगी, तो आप जानते हैं जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, अगर उन्होंने मिलके रहना है तो उनको स्टेबल होना पड़ेगा। और आप जानते हैं स्टेबिलिटी का रिलेशन एनर्जी के साथ इनवर्स होता है। स्टेबिलिटी का रिलेशन एनर्जी के साथ इनवर्स होता है। अगर किसी भी कंपाउंड को अगर स्टेबल होना है तो उसको अपनी एनर्जी कम से कम करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। तो होगा क्या, जब ये आपके पास नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल इस आयरन की सतह पे एब्जॉर्ब होंगे, तो ये नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी रिलीज करेंगे, मतलब कि एनर्जी और एब्जॉर्प्शन। तो एनर्जी रिलीज करेंगे और वो एनर्जी होती है 20 किलो जूल पर मोल। तो 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा पर मोल जब एब्जॉर्ब होंगे। समझ आ गई, जब एब्जॉर्ब होंगे सिंपली तौर पर इस टेम्परेचर पर। तो मतलब कि जहां पर एनर्जी रिलीज हुई है, माइनस का मतलब कि जहां पर एनर्जी क्या हुई है स्टूडेंट्स, रिलीज हुई है। तो मतलब एनर्जी रिलीज हुई, मतलब कि इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम हुई और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप देख रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर भी है कुछ। अब यहां बाहर का जो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर आप जानते हैं हमेशा हीट की फॉर्म में होता है। तो एक वो हीट है, वो एक वो दर्जा हरारत है जो हमें सिस्टम को, जो सिस्टम के पास है, और एक वो हीट है जो सिस्टम से निकली है। वो कितनी है, 20 किलो जूल पर मोल, 20 किलो जूल पर मोल। तो जब ये हीट एड्सॉर्प्शन हीट जो रिलीज हुई है इस हीट में एंटर होगी, समझ आ गई। तो ये एड्सॉर्प्शन हीट जब इस हीट के अंदर एंटर होगी तो आपके पास चेंज आएगा। क्या आएगा, चेंज। उस चेंज को हम कहते हैं डेल्टा एच। क्या कहते हैं, डेल्टा एच, मतलब के एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी होती है किसी भी सिस्टम की हीट का मेजरमेंट, कि सिस्टम में कितनी हीट स्टोर्ड है। तो जब ये एड्सॉर्प्शन होगी तो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी एब्जॉर्ब करने के लिए 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी खारिज करेंगे, और वो एनर्जी सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। उसको हम डेल्टा एच कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा एच। अब मान लेते हैं कि आप देखें ये डेल्टा एच आया। अब ये डेल्टा एच क्या होगा, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या होगा, कैलकुलेट करना चाहते हैं। और अगर आप ये तो अभी है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये जो भी एड्सॉर्प्शन आपके सामने हुई है, ये तो जितनी भी एड्सॉर्प्शन आपके सामने हुई है, इस एड्सॉर्प्शन को हम कहते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। कि वो जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वो अपनी असलियत को बरकरार रखते हुए उसके ऊपर जुड़ा है। क्या हुआ वह, असलियत को बरकरार रखते हुए उसके ऊपर क्या हो गया, जुड़ गया। और इसी फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हमने टॉपिक में कहा था नॉन डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन। नॉन डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन, समझ आ गई। अब जब हम टेम्परेचर जो है इस पूरे सिस्टम का, जब हम इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर अब ले जाएंगे, मिसाल के तौर पर पहले 190 डिग्री था, अब जो न्यू टेम्परेचर मैंने यहां पर जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो न्यू टेम्परेचर है, एज्यूम कर लेते हैं वो है 900 डिग्री। तो 900 डिग्री टेम्परेचर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर है। इसमें होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं N2, इनके दरमियान का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन जो है वो आपके पास दो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये भी रेडिकल है और ये भी रेडिकल, समझ आ गई। क्योंकि दोनों नाइट्रोजन ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किए हुए ना, जब टूटेगा तो हर नाइट्रोजन अपने अपने 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में, तो जिसके पास भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर टूटेंगे, तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ टूटेंगे और एड्सॉर्बेंट के अंदर जो आयरन है, लोहा है, उसके साथ क्या करेंगे, केमिकली जुड़ जाएंगे, मतलब केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और केमिकल बॉन्ड बनाएंगे
और बन जाएगा फेरिक नाइट्राइड, और इसी को हम कहते हैं केमियोसोर्प्शन। क्या कहते हैं? केमियोसोर्प्शन। तो मतलब कि जब हम सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जब आप सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास जो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और ब्रेक होने के बाद एड्सॉर्बेंट की सतह पे मौजूद जितने भी एटम्स हैं आयरन के, उसे रिएक्ट कर रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं, और अब ये केमिकली लिंक्ड हो चुके हैं बॉन्ड के थ्रू। इसको केमियोसोर्प्शन कहते हैं। तो केमियोसोर्प्शन जो है वो हाईली स्टेबल होती है। अगर ये हाईली स्टेबल है तो इसमें जो एनर्जी का रिलीज है वो इंतहाई ज्यादा है। मतलब कि एनर्जी का मतलब कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंतहाई कम है, क्योंकि ये इंतहाई हाईली स्टेबल है। तो जब हम करते हैं तो अब सिस्टम की जो एनर्जी कीमियोसॉर्प्शन के अंदर जो रिलीज होती है वो एनर्जी होती है मतलब कि एड्सॉर्प्शन एनर्जी। ये थी फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये है कीमियोसॉर्प्शन जिसमें निकलती है -80 किलो जूल पर मोल। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए एनर्जी का फर्क कितना ज्यादा है। तो ये भी जब एनर्जी निकलेगी तो ये एड्सॉर्प्शन एनर्जी जो है, जो हमने बार सिस्टम को एनर्जी दी है हीट फॉर्म, उसमें ऐड होगी। तो आपके पास भी क्या आएगा यहाँ पर? डेल्टा एच आएगा, मतलब कि हीट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये मतलब कि हम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसके जरिए कि जब हम बता के तौर पर 1 मोल गैस एड्सॉर्ब हुई, तो 1 मोल गैस के एड्सॉर्ब होने से सिस्टम में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी रिलीज को हम आसानी से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एच से। समझ आ गई? डेल्टा एच से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई? तो एनर्जी का रिलीज फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कम होगा और कीमियोसॉर्प्शन में एनर्जी का खराज क्या होगा स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा। ठीक है जी। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है आइसोस्टेटिक। इस एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन से पहले लिखा हुआ है आइसोस्टेटिक, मतलब कि डेल्टा एच ओ को लिखा हुआ है आइसोस्टेटिक ही एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। आइसोस्टेटिक का मतलब क्या है? आइसोस्टेटिक का मतलब है कि हमने जो एड्सॉर्बेट है वो हमने हमेशा एक ही क्वालिटी का रखना है। मतलब कि एड्सॉर्बेट हमने N2 ली है, तो जो भी हमारे पास डेल्टा H का रिजल्ट आएगा वो सिर्फ नाइट्रोजन गैस के लिए होगा। तो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा एक फिक्स एड्सॉर्बेट सिस्टम लेना है। ठीक है, तो उस फिक्स एड्सॉर्बेट को हम आइसोस्टेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोस्टेटिक मतलब कि हर पॉइंट पे एक्टिव साइट पर सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अटैच्ड हैं और सिमिलर रिलेशन आपस में क्या है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हमारा जो काम है वो क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स? डेल्टा एच, कि वो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है सिस्टम से एब्जॉर्प्शन होने की वजह से। अब वो एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। समझ आ गई? परफेक्ट है। क्योंकि इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर आप डिसोसिएटिव और नॉन डिसोसिएटिव रिलेशन को मैंने आपको पढ़ाया था, जो आपके पास ये रिलेशन आए थे वो था थीटा इज इक्वल्स टू बी प्रेशर डिवाइड बाय 1 प्लस बी पी ए। ये था, ये नॉन डिसोसिएटिव का था, और ये था बी पी ए 1/2, और ये 1 प्लस बी पी ए 1/2। ये आपके पास डिसोसिएटिव सिस्टम के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये थीटा वो एरिया है जहां पर एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए हैं, मतलब कि ये एरिया क्या है? थीटा। समझ आ गई? तो थीटा हम प्रेशर की से निकाल रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम जब एड्सॉर्बेंट से अटैच होता है तो इस सिस्टम की एनर्जी में चेंज आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो टेम्परेचर को कितनी हीट रिलीज हुई है, सिस्टम में कितना एनर्जी का चेंज आया है, मतलब कि सिस्टम में इनके एब्जॉर्ब होने से कितनी हीट खारिज हुई है, तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। या अगर सिमिलर गैस के मॉलिक्यूल हैं तो आइसोस्टेटिक एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास टेम्परेचर का कहीं पैरामीटर नहीं था। तो इसीलिए टेम्परेचर के पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक अलग पैरामीटर को स्टडी किया, जो अब हम डेरिवेशन के थ्रू अब आगे देखने वाले हैं जी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम डेरिवेशन पे। हम स्टडी करेंगे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगी। क्या होगा स्टूडेंट्स? फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिहाज से हम इस पैरामीटर को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सो डेरिवेशन, तो हमने लास्ट टाइम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की जो एक क्वेश्चन निकाली थी, फिजिकल, इसलिए कह रहा हूं लेक्चर सुने। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हमने कहा है अपने टॉपिक में नॉन डिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन।
क्या क्या स्टूडेंट्स, नॉन डिसोसिएटिव एडसॉर्प्शन का है। तो इसके हमने लास्ट में इक्वेशन निकाली थी, वो इक्वेशन थी थीटा इज इक्वल्स टू के बी, समझ आ गई, सॉरी, बी पी ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी पी ए, यही क्वेश्चन थी। ये प्रेशर है, ये बी आपके पास एड्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट था, और थीटा वो एरिया जहाँ पे जो कवर्ड है एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल से, एड्सॉर्बेंट का वो एरिया जी। अब जहाँ पे करें ये पैरामीटर जहाँ पर है, तो टी रहेगा थीटा 1 प्लस बी पी ए इज इक्वल्स टू बी पी ए। तो थीटा को मल्टीप्लाई कर दें, थीटा ये आपके पास आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा प्लस थीटा बी पी ए आगे स्टूडेंट्स इसको वहाँ ले जाएं तो आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू बी पी ए माइनस थीटा बी पी ए। तो देखिए बी पी ए कॉमन है, तो थीटा इज इक्वल्स टू बी पी ए 1 माइनस थीटा, तो बी पी ए निकालना है, तो बी पी ए इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको हमने अरेंज कर दिया। तो अब आपने इसका लेना है, दोनों तरफ लेना है नेचुरल लॉग, टेक नेचुरल लॉग, जिसको हम कहते हैं log n ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा log नेचुरल बी पी ए, ठीक है जी, log नेचुरल थीटा 1 माइनस थीटा जी, हो गया। log जब भी आपके पास दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, log लग जाए तो वो ऐड हो जाती हैं, तो आपके पास ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log नेचुरल बी प्लस log नेचुरल पी ए इज इक्वल्स टू log नेचुरल थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक समझ में आ गया आपको? ओके, तो अब बेटा ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, ये मेरे पास सिस्टम की क्वेश्चन आ गई। अब बेटा जो मैं स्टडी कर रहा हूं, मैंने क्या कैलकुलेट करना है, असल में मैंने यहाँ पर जो सिस्टम है, जरा गौर से देखिएगा, मैंने अज्यूम किया कि ये मेरे पास ये टोटल एरिया है जो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल से एड्सॉर्ब हुआ है, तो इसको मैं थीटा कहूंगा। तो मैंने कहा होल द सिस्टम, ड्यूरिंग द होल द सिस्टम जो थीटा है वो कांस्टेंट है। होल द सिस्टम जो थीटा है, मतलब कि जो एरिया कवर्ड है, जो थीटा है वो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट। तो मतलब कि जब गैस के मॉलिक्यूल जब वहां पे एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई है और सिस्टम की एनर्जी बढ़ी है, इसको हम डेल्टा एच कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन या आइसोस्टेटिक एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो हमें टेम्परेचर का पैरामीटर इंक्लूड करना है। तो मैथमेटिक का रूल है, जब भी आप किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं उसके साथ। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन, इसको 1 कह देता हूं, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी टी, टेम्परेचर के लिहाज से, इसको डिफरेंशिएट करें टेम्परेचर के लिहाज से, व्हेन थीटा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, आपके पास आ जाएगा डी अपॉन डी टी लॉग नेचुरल बी, ठीक है स्टूडेंट्स, डी बाई डी टी लॉग नेचुरल बी आपके पास आ जाएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी डी बाई डी टी लॉग नेचुरल पी ए, इसी तरह यहाँ पर भी डी बाई डी टी लॉग नेचुरल थीटा 1 माइनस थीटा। आगे स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डी लॉग डी थीटा आ रहा है, मतलब कि डी का मतलब चेंज है, तो मतलब कि थीटा तो सिस्टम में चेंज है, थीटा कांस्टेंट है। तो जब थीटा कांस्टेंट है तो ये जो पूरा का पूरा जो पैरामीटर आपको दिख रहा है इसका चेंज जो है, सो ये जो आपके पास डी बाई डी टी लॉग नेचुरल थीटा 1 माइनस थीटा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास डी बाई डी टी लॉग नेचुरल बी प्लस डी बाई डी टी लॉग नेचुरल पी ए इज इक्वल टू 0। इसको बाहर ले लें, सो डी बाई डी टी लॉग नेचुरल बी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी लॉग नेचुरल पी ए। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस इक्वेशन को, अब जहां पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग है, इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे एक नई हम इक्वेशन को ये हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी, वो आज ये होता है डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस आर टी
माइनस आर टी लॉग नेचुरल के। ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, क्लियर है। एक ये आपने रिलेशन पढ़ा डेल्टा एफ गिव्स फ्री एनर्जी का, और एक और रिलेशन है, इसको मैं 3 कह देता हूँ। एक और रिलेशन है डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ओ माइनस टी डेल्टा एस। इसको क्वेश्चन नंबर 5 कह देते हैं। ये डेल्टा एफ फ्री एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज हुई है सिस्टम में से। डेल्टा एच ओ आप जानते हैं, जो सिस्टम में एनर्जी का चेंज कितना आया वो कैलकुलेट करना है, एब्जॉर्ब कैसे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। टी टेम्परेचर है सिस्टम का, और डेल्टा एस एंट्रोपी है, मतलब कि सिस्टम में कितना बिगाड़ आया है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको एंट्रोपी कहते हैं। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 3 को 4 पे पुट करें तो आपके पास आएगा यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा माइनस आर टी लॉग नेचुरल के इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि हमने यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी के पैरामीटर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की और हम उससे काफी कुछ आगे निकल आए जी। अब आगे इसमें करना है डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच को यहाँ रहते हैं, और अब इसको करना आपने, इस पूरी जो इक्वेशन है इसको पहले डिफरेंशिएट करें। इस पूरी इक्वेशन को पहले आप करें इस आर टी को नीचे ले जाए पहले डिफरेंशिएट करने से पहले, तो ये आपके पास माइनस में चला जाएगा। तो आपके पास इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ लॉग नेचुरल, इसको आप लॉग नेचुरल बी कर लें, क्योंकि हमने वहाँ पे भी कांस्टेंट अर्हीनियस कांस्टेंट ए की जगह हमने बी लिया था। तो यहाँ पर हम लॉग नेचुरल बी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट, आपके पास आ जाएगा माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइड बाई आर टी प्लस टी डेल्टा एस डिवाइड बाई आर टी। समझ आ गई। इसको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया सारा। अब डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी टी लॉग नेचुरल बी, ठीक है, डी बाई डी टी, ठीक है जी, माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइड बाई आर टी प्लस डी बाई डी टी टी डेल्टा एस डिवाइड बाई आर टी जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आ गया आपका। अब यहां पर ये तो पैरामीटर है, क्योंकि आप जानते हैं एंट्रोपी जो होती है पूरे सिस्टम की, क्योंकि ये पूरा सिस्टम के अंदर टोटल एंट्रोपी जो है, क्योंकि आपके पास सिस्टम का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ये नीचे आ रहा है आर, ठीक है जी। तो यहां पे हम डेल्टा एस आ गया, डेल्टा एस आपके पास है एंट्रोपी। आप जानते हैं किसी भी सिस्टम की जो टोटल एंट्रोपी होती है बिफोर एंड आफ्टर सिस्टम को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास हमेशा जो आंसर आता है वो कांस्टेंट आता है, मतलब कि डेल्टा एस और एंट्रोपी का चेंज हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल बॉयज लॉ की तरह कि आपने प्रेशर इतना बढ़ाया, वॉल्यूम इस लिहाज से कम हुआ कि आपके पास टोटल के की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसी तरह वो यहाँ पर भी है कि आपके पास बिफोर एंट्रोपी और आफ्टर एंट्रोपी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर कांस्टेंट ही आएगा। तो ये पैरामीटर आपके पास क्या आ गया, जीरो। समझ आ गई, ये खत्म हो गया। तो आपके पास आ गया डी बाई डी टी लॉग नेचुरल बी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइड बाई आर टी। आ गया स्टूडेंट्स। अब जब इसको आप खोल, अब जब आप का नाम है, ये आपका कंडीशन आ गई, वेरी गुड, ओके। अब जरा देखें, ये जो इक्वेशन नंबर आपके पास 5 आई है, तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉमन आ गई। सो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5 आर इक्वल, क्या हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई। अब देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 को जब इक्वल किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट को खोलते हैं तो आपके पास डी बाई डी टी लॉग नेचुरल पी ए इस इक्वल को डिफरेंशिएट खोलें। जब इसको आप खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, तो डेल्टा एच नोट डिवाइड बाई आर टी का स्क्वायर। आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, डेल्टा डिवाइडेड बाई आर, आपके पास क्या आ गया, टी का स्क्वायर। क्या आ गया स्टूडेंट्स, टी का स्क्वायर आ गया। क्लियर है जी, परफेक्ट है, ये आपके पास टी का स्क्वायर आ गया। अब इसको खोलने के लिए आप इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड डी बाई डी टी लॉग नेचुरल पी ए, समझ आ गई, इज इक्वल टू डेल्टा, इसको भी इंटीग्रेट करें अब आप, डेल्टा एच नोट डिवाइड बाई आर टी का स्क्वायर, आर टी का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट है, यहाँ माइनस भी आएगा। क्लियर है जी। जब आप इसको करेंगे, उसका नाम है, इस पूरे पैरामीटर को आप, ये तो आपके पास डेल्टा टी थोड़ी सी थोड़ी गलती हुई है,
कि जो आपके पास डेल्टा टी था डी टी, इसको आप बाहर ले जाएं, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा डी लॉग नेचुरल पी ए इज इक्वल टू माइनस, ठीक है जी। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास यहाँ माइनस डेल्टा आर टी का स्क्वायर आ गया, और डिफरेंशिएट करने के बाद तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा एच नोट आर, ठीक है जी, डी टी डिवाइड बाई टी का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट डी लॉग नेचुरल पी ए और इंटीग्रेट माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइड बाई आर डी टी डिवाइड बाई टी का स्क्वायर, तो इसको पूरा हल करने के बाद आपके पास आएगा ये कट देगा से, तो पी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट डिवाइड बाई आर, ठीक है जी, 1/t प्लस सी, ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है सी, स्टूडेंट आपके पास आ गया। आप जरा देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे फॉलो हो रही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे सी कुछ है, ये x वो टेम्परेचर है, m ये आपका डेल्टा स्लोप आ रहा है, r और ये p के प्रेशर। तो देखें इस इक्वेशन की मदद से हम आसानी से हमने सी कैलकुलेट करना है बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके, तो सी कैलकुलेट करके हम आसानी से डेल्टा एच नोट कैलकुलेट कर सकते हैं जी, ठीक है स्टूडेंट्स, परफेक्ट है, ओके जी। अब इसमें वो डेल्टा एच नोट की जो वैल्यू है वो क्या नाम है अप्रोक्सीमेटली आती है, मतलब कि करेक्ट नहीं आती, अप्रोक्सीमेट होती है, करेक्ट नहीं होती, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं, कुछ एक्टिव साइट्स की एनर्जी ज़्यादा है, कुछ एक्टिव साइट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो उसकी एनर्जी से आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। तो फिर भी हम डेल्टा एच को करीब करीब से देख ही लेते हैं। तो ये थी बेटा लॉन्ग में का नाम है एप्लीकेशन थी कि हम डेल्टा एच सिस्टम में जो एनर्जी रिलीज हुई है एब्जॉर्प्शन से उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो जो इसमें शेयर है तो जो पहली दफ़ा देख रहे हैं प्लीज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहें, पढ़ते रहें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखें, आई विल आंसर यू। ओके स्टूडेंट्स, बाय।